नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कोड़ी रानी और धूर्त तांत्रिक, पार्ट 3। बेटा, तुम्हारी माँ जिस अधिकार की अधिकारिणी है वह उसे मिलना ही चाहिए। तुम उसे राजा कुशल के पास ले जाओगे और राजा कुशल को विस्तार पूर्वक महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा की धूर्तता के बारे में बताओगे। तुम्हारी बातें सुनकर राजा कुशल को अपनी भूल का पता चल जाएगा। ठीक है वैद्य जी, मैं ऐसा ही करूंगा। तब वैद्य जी ने तारा को अपने झोले में से निकालकर रुद्राक्ष की एक माला दी। बेटा, इस माला को पहनकर तुम्हारे अंदर कई 100 हाथियों का बल आ जाएगा और तुम्हें अकेले को बड़ी से बड़ी विशाल सेना भी नहीं हरा सकेगी। इसे अपने पास रख लो। तारा ने वैद्य जी से रुद्राक्ष की माला ले ली। तब धन्वंतरी वैद्य ने राजा हरि सिंह से कहा, राजन, आपने रानी सुलोचना और युवराज तारा की जो सहायता की है उसका कई गुना पुण्य और कीर्ति आपको मिलेगी। वैद्य जी, रानी सुलोचना को मैंने अपनी धर्म बहन बनाया है और बहन की सहायता करना भाई का कर्तव्य होता है। शंखचूड़ पहाड़ से वापस लौटकर तारा सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों बेटा, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरा बेटा मुझसे नाराज है? माँ, तुमने मुझे आज तक यह क्यों नहीं बताया कि मैं धारानगर के राजा कुशल का पुत्र हूँ? बेटा, तुम्हें यह सब बातें कहाँ से पता चली? माँ, मामा जी मुझे धन्वंतरी वैद्य के पास ले गए थे। उन्होंने ही मुझे यह बात बताई थी। जानती हो माँ, तुम्हें कोढ़ क्यों हुआ था? नहीं बेटा, माँ, यह सब मेरी दोनों सौतेली माँओं का किया धरा था। उन्होंने ही तुम्हें मिठाई में लोबान की राख मिलाकर दी थी, जिसे खाते ही तुम्हें कोढ़ हो गया था। ओह, लेकिन महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा ने ऐसा क्यों किया? माँ, पिताजी आपको अत्यधिक प्यार करते थे और महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। बस इसी बात से चिढ़कर उन दोनों ने यह सब किया था। ओह, मैं तो आज तक इसके लिए तुम्हारे पिता को ही दोषी समझती रही। सुलोचना दुखी हो उठी। यह देखकर तुम दुखी न हो माँ। आज से ठीक 10 दिन पश्चात पूर्णिमा के दिन मैं आपको अपने साथ लेकर धारानगर जाऊंगा। धारानगर? हाँ माँ, और तब पिताजी महाराज को अपनी सौतेली माँओं की करतूत बताऊंगा। ओह, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि महाराज कुशल से मैं इस जीवन में दोबारा भी मिलूंगी। दूसरी ओर राजा कुशल बहुत बूढ़े हो गए थे। राजकाज भी वह बड़ी मुश्किल से चला पाते थे। एक दिन उनके गुप्तचर ने उन्हें सूचना दी, महाराज, बहुत बुरी सूचना है। विक्रमपुर के राजा विक्रम अपनी सेना के साथ धारानगर पर आक्रमण करने के लिए धारानगर की ओर कूच कर चुके हैं। ओह, अब क्या होगा? हमारी सेना तो संगठित भी नहीं है और हम भी अब युद्ध लड़ने के काबिल नहीं रह गए हैं। आज हमारा बेटा तारा हमारे पास होता तो हमारी सहायता करता। बूढ़े राजा कुशल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया। तुम सब लोग तो जानते ही हो कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए सेना का संचालन भली प्रकार से नहीं कर पाएंगे। अतः इस देश की लाज अब तुम लोगों के हाथों में है। मैं आशा करता हूँ कि राजा विक्रम की सेना से तुम सब जमकर लोहा लोगे और धारानगर पर कोई आंच नहीं आने दोगे। दूसरे ही दिन राजा विक्रम की सेना ने धारानगर पर धावा बोल दिया। दोनों राज्यों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। शीघ्र ही राजा कुशल की सेना राजा विक्रम की सेना से हार गई। राजा विक्रम ने बूढ़े राजा कुशल और उसकी दोनों रानियों को बंदी बना लिया। इस बूढ़े राजा कुशल और इसकी रानियों को हम अपने देश ले जाकर कारागार में बंद कर देंगे। फिर राजा विक्रम के आदेश पर उसके सैनिकों ने राजा कुशल की राजधानी में खूब तोड़फोड़ और लूटपाट की। प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार किए। तत्पश्चात राजा विक्रम राजा कुशल व उसकी दोनों रानियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। ओह, हमारे राजा को विक्रम पकड़कर ले जा रहा है। अब इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा? ओह, बूढ़े महाराज कुशल की यह क्या दुर्गति हो गई। राजा विक्रम की सेना ने दिन भर सफर करने के पश्चात काली नदी के तट पर डेरा डाल दिया। उसी शाम को जब तारा और युवराज वैभव शिकार खेलकर वन से लौट रहे थे, आह, अरे, ओह, युवती का घड़ा पृथ्वी पर गिरकर फूट गया था। अतः तारा ने तेजी से अपने घोड़े की लगाम खींच ली। युवती ने झल्लाकर ताना मारते हुए तारा से कहा, युवराज, अपने राज्य की पनी हरिणों के घड़े क्यों फोड़ते हो? अगर ऐसे ही बड़े वीर हो तो जाकर राजा विक्रम की कैद से धारानगर के राजा कुशल को छुड़ाओ तो जानूं।
यह सुनकर तारा चौंक पड़ा। क्या कहा? राजा कुशल को राजा विक्रम ने बंदी बना लिया है? हाँ, इस समय उसकी सेना राजा कुशल को बंदी बनाकर काली नदी के तट पर डेरा डाले हुए है। कुछ सोचकर तारा ने उस युवती से पूछा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चंदा है। चंदा, तेरी जीप तो खूब चलती है, पर तूने ताना सही मारा है। कल भोर में पानी से भरा घड़ा लिए हमें यहीं पर मिलना। हम आज रात को ही राजा विक्रम की कैद से राजा कुशल को छुड़ा लेंगे। कल भोर में लौटकर तेरे घड़े का पानी पिएंगे। लेकिन युवराज, आप मेरे घड़े का पानी कैसे पिएंगे? मैं नीची जाति की हूँ। हमने तेरी जाति नहीं पूछी है। हम कल भोर में तुझसे यहीं मिलेंगे। यह सुनकर चंदा ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। क्यों युवराज वैभव, आपका क्या ख्याल है? किस बारे में? हम इसी समय काली नदी के तट पर पहुंचकर राजा कुशल को विक्रम की कैद से छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 30-40 सैनिकों के साथ हम राजा विक्रम की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? उसकी फिक्र तुम न करो युवराज, तलवार के धनी तो हम हैं ही, फिर हमारे गले में धन्वंतरी वैद्य की दी हुई रुद्राक्ष की माला भी है। इस माला को पहनने से हमारे अंदर कई 100 हाथियों का बल आ गया है। इस प्रकार राजा विक्रम की विशाल सेना से मैं अकेला ही टक्कर ले सकता हूँ। लेकिन पहले पिताजी महाराज से तो इस बारे में सलाह ले लेते। युवराज वैभव, हम नेक काम के लिए राजा विक्रम की सेना पर हमला बोल रहे हैं, इसमें मामा जी से क्या पूछना? ठीक है, तब जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहकर वैभव ने अपने सैनिकों को काली नदी की ओर चलने का आदेश दिया। काली नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते उन लोगों को रात हो गई। मुझे लगता है उस भव्य तंबू में राजा विक्रम होंगे और उसी तंबू में राजा कुशल भी बंदी होंगे। तब सबसे पहले हमें उसी तंबू पर धावा बोलना चाहिए। दोनों छिपते छिपते राजा विक्रम के तंबू में घुस गए। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों तेरा काल है। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, तारा आगे बढ़ा और अपनी तलवार विक्रम के पेट में घुसेड़ दी। आह! विक्रम घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बुरी तरह छटपटाने लगा। तब तारा ने आगे बढ़कर बंदी कुशल और उसकी दोनों रानियों के बंधन खोले। बेटा, हम पर इतनी असीम कृपा करने वाले तुम कौन हो? महाराज, अभी मैं आपको अपना परिचय नहीं दूंगा। इस समय आप अपनी रानियों के साथ अपने राज्य लौट जाएं। पूर्णिमा के दिन मैं अपनी माँ के साथ आपके पास आऊंगा, तब स्वतः ही आपको मेरा परिचय मिल जाएगा। इतना कहकर तारा वैभव का हाथ पकड़कर तंबू से बाहर निकल गया। अब तारा और वैभव अपने सैनिकों के साथ कहर बनकर राजा विक्रम की सेना पर टूट पड़े। धन्वंतरी वैद्य द्वारा दी गई रुद्राक्ष की माला के कारण शत्रु पक्ष की सेना के पांव उखड़ गए और जिसको जिधर रास्ता सूझा वह उधर ही भाग गया। यह देखकर इतनी जल्दीबाजी हमारे हाथ में होगी, इस बात का हमें अब तक यकीन नहीं आ रहा है तारा। युवराज, सच्चाई आपके सामने है, इसमें संशय कैसा? तब राजा कुशल को उनके राज्य की ओर विदा करके तारा और वैभव सैनिकों के साथ वहां से वापस चल पड़े। सुबह के सूरज की लालिमा पूर्व दिशा में छाई हुई थी कि घोड़ा दौड़ाते हुए तारा और वैभव चंदा के पास आकर रुके। चंदा, राजा कुशल को हमने राजा विक्रम की कैद से छुड़ा दिया है और विक्रम को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी प्यास लगी है, ला पानी पिला। यह सुनकर जैसे ही चंदा ने कांसे के लोटे में घड़े का पानी भरना चाहा। चंदा, लोटे से काम नहीं चलेगा, ला पूरा घड़ा उठाकर दे दे। घोड़े पर बैठे बैठे ही पियोगे क्या युवराज? तू देख तो सही। ठीक है। तब चंदा ने तारा को पानी का घड़ा पकड़ा दिया और युवराज तारा पानी पीने लगा। गट गट गट। पानी पीकर तारा खाली घड़ा चंदा को पकड़ाता हुआ बोला, मेरे सभी साथी प्यासे हैं और कोई भी एक घड़े पानी से कम नहीं पिएगा। क्या तू इतने पानी का प्रबंध कर सकती है चंदा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो तो सारे सरोवर का पानी भर लाऊं। कहती हुई चंदा खाली घड़ा लेकर सरोवर की ओर भाग गई। फिर चंदा ने एक एक घड़ा पानी सरोवर से लाकर सभी लोगों को पानी पिलाया। वाह चंदा, मान गए, तुम बहुत साहसी हो। तत्पश्चात, युवराज, अब मैं आप लोगों को बिना भोजन किए नहीं जाने दूंगी, नहीं तो बाद में कोसोगे कि चंदा ने कोरे पानी से ही टाल दिया। रात भर रसोई बनाती रही हूँ, मेरे हाथ का न खाओ तो अभी बोल दो, दूसरी रसोई तैयार हो जाएगी। चंदा, तेरे हाथ का मीठा पानी पिया है, रसोई भी तूने स्वादिष्ट ही बनाई होगी। अब हम तेरे हाथ का खाना खाकर ही यहाँ से जाएंगे।
तब चंदा उन सबको अपनी झोपड़ी पर ले गई और बड़े प्रेम से सबको भोजन करवाया। वाह चंदा, खाना तो तूने बड़ा लाजवाब बनाया है। खा पीकर जब तारा अपने साथियों के साथ वहां से चलने को हुआ, चंदा तूने हमें टोककर बड़ी भूल की। भोजन में तेरा इतना खर्च हो गया, पानी ढोने में तेरा शरीर टूटा सो अलग। युवराज, शरीर टूटा और खर्चा भी हुआ, लेकिन अब तो ना सरोवर पर जाने का जी करेगा और न रसोई में घुसने का। किसे पिलाऊंगी और किसे खिलाऊंगी। यह सुनकर तारा ने चंदा का हाथ पकड़ लिया। चंदा, अगर तुम चाहो तो हम जीवन पर्यंत तुम्हारे हाथों का भोजन करने को तैयार हैं। क्या मतलब युवराज? चंदा, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? युवराज, कहकर चंदा ने लज्जा से अपनी नजरें झुका ली। तुम्हारा शर्माना देखकर हम समझ गए हैं कि तुम हमसे विवाह करने को तैयार हो। चंदा, हम शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। इतना कहकर तारा ने अपने घोड़े को ऐड़ लगा दी और आगे खड़े अपने साथियों में जा मिला। ठीक पूर्णिमा के दिन तारा रानी सुलोचना को साथ लेकर राजा कुशल के पास पहुंचा। ओह, तुम? हाँ महाराज, मैं। बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम आज के दिन हमारे पास अपनी माँ के साथ आओगे और अपना परिचय हमें दोगे। महाराज, मुझे अपना वादा याद है। तब तारा ने रानी सुलोचना से कहा, अपना घूंघट उलट दो। सुलोचना ने जल्दी से अपना घूंघट उलट दिया। तुम महारानी सुलोचना, तुम्हें तो कोढ़ हो गया था, फिर तुम ठीक किस प्रकार हुई? महाराज, यह सब किस्मत का फेर था। उसी किस्मत के फेर से मेरा कोढ़ ठीक हो गया। तब सुलोचना ने चित्रगंधा और सोमप्रभा के षड्यंत्र की बात राजा कुशल को बताई। सारी बात जानकर, ओह रानी सुलोचना, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। ऐसा न कहें महाराज, आप तो मेरे स्वामी हैं। तभी राजा कुशल को कुछ याद आया और वह उदास हो बैठे। क्या बात है महाराज, आप उदास क्यों हो गए? रानी, आज हमें अपने पुत्र तारा की याद आ गई। आज अगर वह भी हमें मिल जाता तो कितना अच्छा होता। महाराज, दुखी न हो, आपका पुत्र तारा आपके सामने ही तो खड़ा है। क्या यह युवक मेरा पुत्र तारा है? हाँ महाराज। यह सुनकर राजा कुशल सिंहासन से उठे और आगे बढ़कर उन्होंने तारा को छाती से लगा लिया। बेटा, पिताजी महाराज। बाप बेटे का मिलन देखकर सुलोचना की आंखें भर आई। तत्पश्चात हम महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा को बुलाकर अभी दंड देते हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत घिनौनी चाल चली थी। नहीं पिताजी महाराज, ऐसा ना करें, वे दोनों भी मेरी माताएं हैं, उन्हें दंड न दीजिए। यह सुनकर, बेटा, तुम्हारे विचार जानकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। तुम जरूर मेरा नाम रोशन करोगे। तब महारानी चित्रगंधा और रानी सोमप्रभा को रानी सुलोचना और तारा के आने का पता चला तो वे दोनों दौड़ी दौड़ी उनके पास आई और, बहन सुलोचना, हमें माफ कर दो, हम दोनों ईर्ष्या की आग में अंधी हो गई थी। अरे, आप दोनों यह क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, उठो और अपने पुत्र तारा को आशीर्वाद दो। सुलोचना ने चित्रगंधा और सोमप्रभा को क्षमा कर दिया। तब शीघ्र ही राजा कुशल ने तारा को धारानगर का नया राजा बना दिया। तारा के कहने पर उचित मुहूर्त में चंदा से उसका विवाह हो गया। तत्पश्चात राजा तारा कुशलतापूर्वक धारानगर पर राज करने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।